हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17, जहाँ पे हम समझेंगे इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टेसी एंड वेज कोड के बारे में। ठीक है, ये हम तीनों कीवर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं एग्जिट पॉलिसी एंड इट्स रेलिवेंस के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये एग्जिट पॉलिसी है क्या, उसके बाद इसके क्या रेलिवेंस है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ओके, सो देखो, जब हमारा प्राइवेट सेक्टर, मैंने बोला आपको 1991 में हमारे यहाँ पे क्या आए थे, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया हमारा मार्केट, इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सो उस टाइम पे जो चैलेंज था सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में के पास, वो खाली ये नहीं था कि वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली करे, बट एक मोर रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको ये सारी चीज़ें करनी थी। उसको अपने बिजनेस और साथ साथ में जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन दोनों को साथ में लेके चलना था। राइट, तो उस टाइम पे जो हमारी एग्जिट पॉलिसी थी, ऐसा बोला जा रहा था कि जो एग्जिट पॉलिसी, ठीक है, एग्जिट पॉलिसी एक क्या है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि ऐसा बोला जाता था कि अगर एग्जिट पॉलिसी का एब्सेंस होगा तो इसकी वजह से जो लिबरलाइजेशन के बिल्स हैं, मतलब वो एक एग्जिट पॉलिसी एक हिस्सा है किसका, एग्जिट पॉलिसी एक पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन है। मतलब जो लिबरलाइजेशन के बिल्स हैं उसका पार्ट है क्या, एग्जिट पॉलिसी। और अगर एग्जिट पॉलिसी नहीं होगी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एब्सेंस में प्रॉपरली चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी। अब समझते हैं आखिरकार एग्जिट पॉलिसी का मतलब क्या है। और सबसे पहले आपको अगर एग्जिट का मतलब आता होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जिट का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकल जाना। ठीक है, बाहर, आउट, ठीक है, एग्जिट हो जाना। तो अगर हम बात करें एग्जिट पॉलिसी की, तो क्या है एग्जिट पॉलिसी का मतलब। तो देखो, जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हुआ, एक फ्रीडम मिली किसको, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो एंटर करे। उसके साथ साथ यहाँ पे एक रिस्क आ गया था बिजनेस को। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता था, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाती थी एंड यहाँ पे वो जो है अपने बिजनेस को आराम से नहीं ले पा रही थी, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। कुछ कंपनीज़ का नेचुरल डेथ हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत सी कंपनीज थी, ठीक है, अब सभी कंपनीज़ का लिबरलाइजेशन, ये कंपनी भी प्राइवेटाइज हुई, ये भी, ठीक है, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ है, मान लो ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, मतलब इतनी ज़्यादा कंपनीज़ क्या हुई, ये हो गई इंडिपेंडेंट, ये हो गई प्राइवेटाइज। बट इनमें से ये कंपनी भी नहीं काम कर पाई, ये भी नहीं, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनकी नेचुरल डेथ हो गई, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज को रीओरिएंट करना पड़ा। और इन इंडस्ट्रीज को क्या ज़रूरत थी, ये इंडस्ट्रीज क्या करें, रीओरिएंट। ठीक है, इनको दोबारा से ज़रूरत थी कि ये वापिस से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करें, फिर से इनको अपने बिजनेस को चलाना था। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस, और इनका जो पहले वाला बिजनेस था, क्योंकि जो चल रही नहीं है तो इनको पहले वाले बिजनेस को क्लोज डाउन करना था। एंड इसके लिए इनको क्या ज़रूरत थी, सबसे पहले ज़रूरत थी इनको एग्जिट पॉलिसी की। ठीक है, तो किसकी ज़रूरत थी, एग्जिट पॉलिसी की। अब एग्जिट पॉलिसी की इनको ज़रूरत थी, यानी कि इनको बाहर निकलना, पहले वाले बिजनेस से इनको बाहर निकलना है और दूसरे वाले बिजनेस को इनको ज्वाइन करना है। राइट, इसी तरीके से चीज़ थी, वो थी हमारी एग्जिट पॉलिसी। तो एग्जिट पॉलिसी क्या करती थी, एग्जिट पॉलिसी एक कंपनी को आज़ादी दे देती है कि वो अपने बिजनेस, जो पहले वाला बिजनेस है उसको वो क्लोज डाउन कर दे, उसको अलो करती है कि वो वापिस से आके रीओरिएंट करे, वापिस से जो है अपनी चीज़ों को चलाए। ठीक है, मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी वो करना चाहती है उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे उसको बहुत ही कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होंगी गवर्नमेंट से, एंड क्विक टाइम फ्रेम के अंदर वो क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। ठीक है, लेकिन हमने देखा जब हमारा प्राइवेटाइजेशन आया, इंडिया में कोई भी इस तरीके की एग्जिट पॉलिसी नहीं थी। कंपनीज का क्लोजर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत ही टिपिकल तरीका था कि कंपनी, अगर ये कंपनी नहीं चल पा रही है, मान लो ये वाली भी नहीं चल पा रही है, ये वाली भी नहीं चल पा रही है, तो इनका क्लोजर काफ़ी टिपिकल था। आराम से एग्जिट पॉलिसी के थ्रू तो आराम से बंद हो जाती थी, लेकिन इंडिया में एग्जिट पॉलिसी है नहीं, तो कैसे बंद होंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज़ का इंटरफेरेंस होगा, उसके साथ साथ इनका जो क्लोजर है काफ़ी डिफिकल्ट, और इवन इनको बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे बंद होने के लिए, तो ये वापस दूसरी बार कब सर्वाइव करेंगी। तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, जो एग्जिट पॉलिसी
ना होने की वजह से हमने समझी कि एग्जिट पॉलिसी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है NCLT, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये क्या है, हमने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को हम लेकर आगे। क्या था, मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है स्ट्रक्चर, इंडिया में एग्जिट पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको बंद होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सारी दिक्कतों को हमें फेस करना पड़ता है। तो अब हम समझेंगे कि ये NCLT, हमने इसी की इंपॉर्टेंस को, एग्जिट पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को सेटअप करेंगे। ये एक वन स्टॉप शॉप है, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है। जितनी भी सिख कंपनीज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सिख कंपनीज का मतलब सिंपल ये है कि जो कंपनीज नहीं चल पा रही हैं, जो रिवाइव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उन कंपनीज के लिए हम क्या करेंगे, वो अपने क्लोजर के लिए 24 मंथ्स के अंदर एक केस फाइल करवा देंगे NCLT में कि हमारी जो कंपनीज है हम आगे नहीं चला रहे हैं, हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं, और वो केस चले जाएगा NCLT के साथ। इससे जो हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये सारे मल्टीपल बॉडीज़ को साथ में लाएगा और बोलेगा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में कि आप क्या चाहते हो, आप रिवाइवल चाहते हो या इस कंपनी का क्लोजर चाहते हो, और जो भी चाहते हो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर उस चीज़ को किया जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ ही हम लेके आए नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसको हमने सेक्शन 410 के अंदर बनाया, कंपनीज एक्ट 2013, ताकि कोई भी अगर पर्सन, कोई भी जो ऐसी एक मिनट, हाँ, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि इसके फैसले से खुश नहीं है, NCLT के फैसले से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी अपील कहाँ पे कर सकता है, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, यहाँ पे वो अपनी कंप्लेन को कर सकता है और इसके अगेंस्ट कंप्लेन सुनेगा ये वाला ही, ठीक है। इसको बनाया गया और ये इफेक्ट में कब आया, जून 2016 से। फिर हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड है, ये एक असेंशियल स्टेप्स था इसी डायरेक्शन में। देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड ऐसे बैंकरप्टेसी लॉ हमने लेकर आए इंडिया में, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो भी हमारा पहले का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था, हम एक सिंगल लॉ को क्रिएट करना चाहते थे, ताकि जो भी हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी के केसेज हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। देखो, यहाँ पे हमें अब समझना है कि आखिरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी आखिरकार है क्या। चलो यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड लेकर आया गया, ठीक है। इस कोड को क्यों लेकर आया गया, राइट, ओके। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड को हम सबसे पहले लेकर आए। ये कोड क्यों लेकर आया गया कि जो भी हमारा ये कंपनीज का है कि कंपनीज को बंद करना है, क्लोजर करना है, कितने टाइम के अंदर हम इसको क्लोज करें, ये काफ़ी टिपिकल हो रहा था। तो हमें ज़रूरत थी कि हम एक ऐसा कोड लेकर आए जहाँ पे सीधा सीधा क्लियर हो कि कब कंपनी को बंद किया जाए, कब जो है ये सारी चीज़ें हों। तो हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू IBC कोड को 2016 में इम्प्लीमेंट किया और इसको प्रेसिडेंशियल का असेंट मिला 2016 में। सेंटर ने IBC कोड को इंट्रोड्यूस किया 2016 में, ताकि जो भी क्लेम्स है उनको रिजॉल्व किया जाए जहाँ पे हमारे इंसॉल्वेंट कंपनीज भी थी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगी इंसॉल्वेंसी का मतलब, फिर हम पढ़ेंगे बैंकरप्टेसी का मतलब, ठीक है। तो ये दोनों ही हम पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी जो है वो जो भी उसने उधार लिया था अपनी कंपनी को चलाने के लिए वो नहीं दे सकता, आउटस्टैंडिंग डेबिट अपने नहीं दे सकता, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बैंकरप्टेसी क्या होता है, समझना इसको ध्यान से। बैंकरप्टेसी क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट यूरिसडिक्शन का, वो डिक्लेयर कर दे किसी पर्सन को, किसी इंटाइटिटी को इंसॉल्वेंट, ठीक है, हैविंग उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लगे कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए, एंड यहाँ पे क्रेडिटर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मतलब बैंकरप्टेसी एक लीगल डिक्लेरेशन है एक पर्सन की इनएबिलिटी की वो अपने डेबिट्स को पे नहीं कर रहा है। मतलब बैंकरप्टेसी में क्या होगा, आपके अगेंस्ट एक लीगल डिक्लेरेशन हो जाएगा। बैंकरप्टेसी में क्या है, एक लीगल डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ पा रहा है कि बैंकरप्टेसी एक लीगल डिक्लेरेशन है,
बट इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहाँ पे हमें लग रहा है कोई बैंक ने डिक्लेयर नहीं किया, कोई लीगल डिक्लेरेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी लीगल डिक्लेरेशन नहीं होगा, राइट। ये हमने समझ लिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड के बारे में, राइट। अब हम चलते हैं इस एक्ट को समझते हैं, ठीक है। तो ये बैंकरप्टेसी कोड एक वन स्टॉप सोल्यूशन था जहाँ पे हम इस तरीके के जो भी लोग जो भी कंपनीज जो हैं अपने नहीं चल पा रही थी उनको रिस्ट्रक्चर करना, इस तरीके की जो भी इंसॉल्वेंसी है उनको रिजॉल्व करने के लिए बैंकरप्टेसी कोड एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना। जो पहले एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था, पहले हमने पढ़ा, पहले कोई भी कंपनी को क्लोज करना होता था उसको मैनी ईयर्स लग जाते थे, राइट। सो ये लॉन्ग प्रोसेस था जो कि ऑफर नहीं था इकोनॉमिकली, ठीक है। अब जो कोड का एम था कि हम क्या करेंगे, हम जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोसेस को जो है काफ़ी ज़्यादा क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, लेस कम्बरसम करेंगे, और इसके अंदर 255 सेक्शंस एंड 11 शेड्यूल्स हमने बनाए। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड का मेन पर्पस क्या था कि हमें जो बैड लोन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इससे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, वो हमें टैकल करना है। उसके बाद इसके अंदर ही हमने जो डेबिटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है उसको भी चेंज करने की कोशिश की। उसके साथ साथ बहुत से सिग्निफिकेंट केसेस हमने 2 सालों के अंदर रिजॉल्व किए एंड बहुत सी चीज़ें हमने इस कोड के थ्रू सॉल्व की। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड आया ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस था जहाँ पे हम इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर रहे थे। जब भी कोई भी डिफ़ॉल्ट आएगा रीपेमेंट में, क्रेडिटर्स का पूरा कंट्रोल हो जाएगा डेबिटर के एसेट पे, ठीक है। अब मैंने आपको एसेट पिछले चैप्टर में समझाया था, राइट। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पिछला चैप्टर तो आपको एसेट का मतलब पता होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एसेट का मतलब ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आपको एसेट का मतलब आता होगा, राइट। तो उसके बाद क्रेडिटर्स का पूरा कंट्रोल डेबिटर के एसेट्स पे हो जाएगा और वो डिसीजंस लेगा ताकि हम रिजॉल्व करें इंसॉल्वेंसी को। और आईबीसी के अंदर डेबिटर एंड क्रेडिटर जो हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो है क्या, यहाँ पे अगर आपका मान लो एक पर्सन ने कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है, एक पर्सन ने इस तरीके से कोई कंपनी थी, ठीक है, ये इस तरीके से बना देते हैं कंपनी, क्या है ये कंपनी, ठीक है। अब एक कंपनी थी, इसको किसी ने स्टार्ट किया था, राइट। अब इस कंपनी का कोई हेड होगा, मतलब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है इस कंपनी का मालिक है, हेड है, पर इसकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, ठीक है। इसने जब भी अपनी कंपनी को चलाना था तो इसने क्या किया, इन बंदों से उधार ले लिया। मान लो ये कोई पर्सन था, इसका दोस्त था, इसने बोला थोड़ा उधार मुझे दे दो, मैं कंपनी शुरू कर रहा हूँ। फिर बैंक, ठीक है, बैंक से इसने थोड़े पैसे ले लिए, और ये कोई ABC पर्सन आ गया कोई दूसरा, उससे भी इसने पैसे ले लिए, ठीक है। और इन तीनों लोगों से इसने पैसे लेकर बोला कि आप मुझे पैसे दे दो तो मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ, तो अगर अच्छे से मेरी कंपनी ग्रो कर देगी तो मैं आपको इतना इंटरेस्ट दे दूंगा। बैंक भी खुश हो गया, इंटरेस्ट मिलने वाला है, बैंक ने भी दे दिए, पर्सन ये वाला भी खुश हो गया, ये वाला भी खुश हो गया, राइट। इन्होंने खुश होके उसको क्या कर दिया, फटाफट से पैसे निकाले और दे दिए कि भाई जाओ आप अपनी कंपनी को शुरू करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो कंपनी के पर्सन्स थे, ठीक है, अब ये कल को ये कंपनी चली नहीं, ग्रो नहीं करी, रिवाइव नहीं करी, और अब कंपनी ये रिवाइव नहीं करी, ठीक है, अब कंपनी ये रिवाइव नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये कंपनी क्या हो गई, ये डूब गई, ठीक है, ये कंपनी ग्रो नहीं कर पाई, ये चल ही नहीं पाई, तो ये क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। अब ये पर्सन ने उधार दे रखा था, इसने दे रखा था, इसने दे रखा था, ठीक है, इन तीनों ने उधार दे रखा था। अब ये अपने पैसा कहाँ से वापस करेंगे। अब क्या होगा कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो बैंक है, ये जो है, ये जो कंपनी थी ना, ये कंपनी थी, ठीक है, इसके अंदर जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो भी था, इस कंपनी को बेचकर, यानी कि इस कंपनी के जो भी एसेट थे, ठीक है, उन सभी को बेचकर सारे अपना अपना पैसा वसूल लेंगे, ठीक है। अब इस पर्सन ने जितना पैसा दिया था, मान लो ये सारा पैसा अपना लेगा, इसके बाद बैंक अपना सारा पैसा लेगा इसकी कंपनी को बेचकर, और उसके बाद ये भी पर्सन इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या होगा, पूरा एक जो है एक तरीके से
मतलब सारे लोग अपना जो पैसा है वो सारा वापस ले लेंगे, राइट। अब उसके बाद चलते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया कि बैड लोन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आईबीसी कोड आया, और ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही हैं, आईबीसी कोड के अंदर। ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से सेट पे कंट्रोल होगा। आई होप आपको सब क्लियर है, इट इज़ क्लियर टू यू है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम बाउंड प्रोसेस है, मतलब इस कोड के अंदर इसके साथ साथ और क्या बोला गया कि टाइम बाउंड प्रोसेस है, यानी कि आपको इतने समय के अंदर ही ये चीज़ें करनी है। मतलब कंपनी को अपना इंटायर सॉल्वेंसी 180 डेज के अंदर ही सॉल्व करना है, 180 डेज। और अगर कोई कंपनी छोटी है, मतलब ये जो 180 डेज से टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है, बट अगर कोई कंपनी अगर क्रेडिटर्स अभी तक अपना जो जितना पैसा था उसको नहीं वसूल पाए हैं, अगर कोई छोटी कंपनी है तो उसको 90 डेज दिए जाते हैं, बट उसका टाइम भी एक्सटेंड होगा। जैसे 180 डेज वाला हो रहा है, इसका टाइम भी एक्सटेंड होगा अगर उन्होंने अभी तक अपने पूरे पैसे नहीं वसूले हुए हैं, राइट। उसके बाद अगर डेब्ट रेजोल्यूशन आज से नहीं होगा तो कंपनी को लिक्विडिफाई किया जाएगा और उसके बाद उनसे पैसे वसूले जाएंगे, राइट। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब देखो ये अमेंडमेंट आएगा 2021 के अंदर, ठीक है। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या होगा, हाँ, तो इस अमेंडमेंट का एम क्या था कि हम एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाना, जहां पे हम इस तरीके की इंसॉल्वेंसी को क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, ताकि सबको एक क्विकर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स मिल सके सारे स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो लेस डिसरप्टिव रहे एमएसबी बिजनेस में, ठीक है, जो कि जॉब्स को भी प्रिजर्व कर पाए। अब जो ये हमने अमेंडमेंट लेकर आए हम एमएसएमईज के लिए, ठीक है, ये इनिशिएटिव एक ट्रस्ट मॉडल पे बेस्ड था, और जो अमेंडमेंट्स हो रहे थे ये भी ऑनेस्ट ओनर्स के लिए थे, ताकि जो रेजोल्यूशन हो वो जल्दी हो और कंपनीज जो हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया कि जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है, एमएसएमईज के लिए, वो कहीं ना कहीं ये जो एक चीज़ थी कि पैंडमिक कोविड-19 आ चुका है, इसको कहीं ना कहीं वो इस रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगी। एंड एक यूनिक नेचर है एमएसएमईज का, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो इसमें हमें एक एफिशिएंट अल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल देना डेब्ट मार्केट को कि नहीं, कंपनीज प्रॉपर्ली काम अभी तक कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट को प्रिजर्व करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में आसानी हो, हमें इंटरप्राइज कैपिटल को प्रिजर्व करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट्स थे इस अमेंडमेंट के, वो है कि हमें कम से कम बर्डन डालना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनकी कंटिन्यूटी बनाए रखना फॉर द कॉर्पोरेट डेब्टर, लेस प्रोसेस कास्ट एंड मैक्सिमम असेट रियलाइजेशन करना फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड, ताकि जो बिजनेस का रिलेशन है वो कंटिन्यू रहे विद सीडी, ठीक है, राइट्स प्रोटेक्शन रहे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर कर ली। अब यहाँ पे एक रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि आपके बुक पे दिया है 1 जुलाई टू 2020, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपोजिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि अगर प्लांट या मशीनरी इक्विपमेंट या एनुअल टर्नओवर इनका कितना रहेगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज वाली चीज़ें आ जाएंगी। माइक्रो के अंदर बोला कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसका एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में, इसका जो 10 करोड़ से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड एनुअल टर्नओवर इसका 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीडियम की बात करें तो हम प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इसका जो है 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड एनुअल टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आप चलते हैं नेक्स्ट पे।
देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जिट पॉलिसी एंड लेबर डायलेमा, ठीक है। एग्जिट पॉलिसी एंड लेबर डायलेमा के अंदर हम चीज़ों को कवर करेंगे कि एग्जिट पॉलिसी क्या है, लेबर डायलेमा क्या है, ये दोनों चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एग्जिट पॉलिसी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया, अब समझेंगे लेबर डायलेमा क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हमें समझना है अभी, तो चलिए समझते हैं। देखो एग्जिट पॉलिसी एक टची इशू है जो कि लेबर के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड अगर लार्जर फ्रीडम देंगे हम कंपनीज के मैनेजमेंट में ताकि हम लेबर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। देखो अगर हम ना क्या करें, फ्रीडम दे दें रिक्रूटमेंट में, ठीक है। अगर हम लेबर की रिक्रूटमेंट में फ्रीडम दे देंगे कंपनीज को तो उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो लार्जर इंटरेस्ट जो है कंपनी का उसको डिसमिस कर देंगे। तो अगर हम देखें जितने भी लेबर लॉज हैं उनको इनैक्ट किया गया 1920, मतलब आज तक जितने भी लेबर लॉज हैं हमारे 1920s 230s के लेबर लॉज चल रहे हैं, राइट। और ये जो लेबर लॉज हैं आज से बहुत पुराने हैं और आज की जो सिचुएशन है काफ़ी अलग हो चुकी है और तब की सिचुएशन काफ़ी अलग थी। तो हमें समझना होगा कि हमारे लेबर को क्या नीड है, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कंप्लेसेंसी, नॉन प्रोडक्टिव वर्कर्स एंड एक मिसमैच देखने को मिलता है पेड सैलरीज एंड वर्कर्स के आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो अगर इंडियन मार्केट इसी तरीके से चलेगा तो जो लार्ज रोल है पब्लिक सेक्टर का वो हम देख रहे हैं, उसको हम टॉलरेट कर रहे हैं। बट आज के इन्वायरमेंट में जब कंपटीशन बढ़ चुका है, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कंपनीज के सर्वाइवल के लिए, तो हमें ज़रूरत है कि हम लेबर के लॉज के में भी कुछ बदलाव लाएं। देखो लेबर ने रियलाइज़ किया है कि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हो रही है फ्यूचर में, ठीक है, उस तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। दस लेबर रिफॉर्म्स में हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी, सैलरीज को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करना आना चाहिए, ठीक है। जितना वर्कर काम कर रहा है कम से कम उसको उतनी सैलरी तो दो, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग फील कर रहे हैं कि हायर एंड फायर पॉलिसी जो है यहाँ पे रखी जा रही है कि जो अच्छा काम करता है उसको रख देते हैं, जो इतना एफिशिएंट नहीं है, जिसके पास इतनी स्किल्स नहीं है उसको निकाल देते हैं। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा है कि वो लेबर लॉज को लाए ताकि लोगों के इंटरेस्ट को, लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, स्किल्स सिखाए जाए लोगों को ताकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ से उनको ना निकाला जाए। देखो लेबर रिफॉर्म ना आप देखोगे इंडिया में मोस्ट कंट्रोवर्शियल है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको टच नहीं करना चाहती, ठीक है। सो अगर हम देखें तो अगर हम फैक्ट्स पे सीधा सीधा बात करें तो जितने भी लेबर लॉज हैं वो कहीं ना कहीं जितने भी लेबर लॉज 1920 और 30 के हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8% वर्कर्स को ही क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी के जो 90% वर्कर्स हैं, बाकी के जो 90% वर्कर्स हैं उन पे ये लेबर लॉज चलते ही नहीं हैं, वो अप्लाई ही नहीं होते हैं, ठीक है। और वो लोग कहाँ पे हैं, जो 90% लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और 6 to 8% कहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ये आपकी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो वो है हमारा सेक्टर्स नीडिंग प्रोटेक्शन। क्या सेक्टर्स नीडिंग प्रोटेक्शन, ज़रा इसको समझते हैं। सेक्टर्स नीडिंग प्रोटेक्शन, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देखो आपके ना सबसे पहले सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। एक हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के सेक्टर हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें 6 to 8% और यहाँ पे आपका 90%, राइट। अब आपको इजीली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको अगर आप देखोगे तो कौन से सेक्टर को प्रोटेक्शन चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ठीक है, सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड को कवर करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा सेक्टर है, मान लो कोई पर्सन क्या करता है, कोई पर्सन मजदूरी करता है,
मतलब रोज़ उसको सुबह जाना है उठ के और दिहाड़ी लगानी है, ठीक है, और वो पूरे दिन जो काम करेगा उससे उसको बदले में उसके पैसे मिलेंगे और उससे वो अपना गुजारा करता है। अब किसी दिन वो पर्सन बीमार है, वो नहीं जा सकता है काम करने के लिए, उस दिन क्या उसको उसके पैसे मिलेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि उस दिन वो अपनी मजदूरी करने आया ही नहीं है, उस दिन उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? मान लो कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, ठीक है, अब वो क्या है, वो भी एक दिन बीमार हो गया और वो नहीं गया काम करने के लिए, क्या उसके उस दिन के पैसे घटेंगे? आंसर इज नो, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये एक वल्नरेबल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। काफ़ी मतलब यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस सेक्टर के अंदर, जबकि इस सेक्टर के अंदर लोगों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जबकि इस सेक्टर के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे लोग लेते हैं? स्किल्ड, ठीक है। एंड टुडे बहुत सी कंपनीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं फील कर रही है कि हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी काफ़ी कमी है। सो कंपनीज क्या चाहती हैं? कंपनीज चाहती हैं कि हम जैसे इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं क्या करें? प्रिजर्व करें। अगर लेबर के पास स्किल्स होंगी एंड बिलिंग वर्कर के पास स्किल्स होंगी तो हम उन लोगों को बाहर ही क्यों निकालेंगे? अब टाइम जो है काफ़ी चेंज हो गया और आज के टाइम पे जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो एक बिग चैलेंज है कंपनीज़ के लिए। थर्डली, जितने भी लेबर लॉज बनाए थे वो सारे इंडिपेंडेंस से पहले हमने बनाए थे, एंड आज के टाइम पे अगर हम वर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं जो कि इन लॉज ने अभी तक कैप्चर नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने बताया 1920s to 30s लॉ बने थे, उसके बाद लेबर लॉज नहीं बनाए गए हैं। तो दीज लॉज आर वेरी वेरी ओल्ड, ओके, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसके साथ साथ हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है बेसिक डेफिनेशंस पे भी कि वर्कमैन क्या होता है, वेजेस, एम्प्लॉय, फैक्ट्री, ये भी प्रॉपरली वहाँ पे डिफरेंट एक्ट्स में डिफाइन किया गया है डिफरेंटली, जिसको हम प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, राइट। उसके बाद जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर प्रोविज़न है वो आज की मिनिमम वेजेस एक्ट से नहीं मैच करते हैं। उसके बाद ये एक्ट्स जो हैं ये जो हैं आज के टाइम पे आउट ऑफ टाइम हो गए हैं, मतलब और काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी एंड एक्सेसिव रेगुलेटरी लेजिस्लेशन लगाते हैं हमारी इकॉनमी में। और हमने पहले भी देखा कि ओनली 6 to 8% की वर्क फोर्स ही जो है इन लॉज पे अप्लाई होती है, ठीक है। 6 to 8% के ही लोगों पे ये लॉ अप्लाई होते हैं, बाकी के 90% के ऊपर कोई लॉ अप्लाई होता ही नहीं है, राइट। फोर्थली, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी हुआ है, बट इससे कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं दिखी हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये स्ट्रिगनेंट लेबर लॉज है इन्होंने कहीं ना कहीं कंपनीज को फोर्स किया है कि वो क्या करें, लेबर को सब्सटीट्यूट करें, किसकी जगह? कैपिटल की जगह। मतलब अब लेबर की जगह क्या आ रही है, वहाँ पे भी कैपिटल आ रही है, मतलब मशीनें वगैरह आने लगी हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया जो एक लेबर सरप्लस कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मशीनें वगैरह आ जाएंगी जिससे लेबर हटा दी जाएगी। और ये काफ़ी बुरी चीज़ है क्योंकि इंडिया की लेबर सरप्लस कंट्री है। लेबर सरप्लस कंट्री का क्या है कि इंडिया में लेबर काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन इंडिया में लेबर की जो है कमी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे रियलाइजेशन चाहिए हमें लेबर के, ताकि हम एक प्रायोरिटी दे सकें कि हमें अपने कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर हमें उसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें लेबर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। सो लेबर एंड मैनेजमेंट दोनों ही पार्टनर्स हैं। अगर हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो दोनों ही चीज़ें, चाहे लेबर होगी चाहे कंपनी होगी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब नो मैटर कि कितना कंपल्शन होगा लेबर लॉज के लिए, ठीक है, बट ये चैलेंजिंग है कि हमें एक कोशिश करनी चाहिए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है, जो हमारा एक फ्रीजाइल पॉलिटिकल सेटअप है उसके अंदर हमें फोकस करना होगा कि हम किस तरीके से लेबर को जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाए लेबर लॉज को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेबर लॉ, फ्रीडम एंड पॉलिटिक्स। क्या है ये लेबर लॉ, फ्रीडम एंड पॉलिटिक्स? इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेबर लॉ,
और रिफॉर्म क्या है ये, लेबर लॉ रिफॉर्म एंड पॉलिटिक्स। क्या है ये लेबर लॉ रिफॉर्म एंड पॉलिटिक्स, समझते हैं। अब देखो हाउएवर फिर भी एटलीस्ट एक बिगनिंग हमें करनी चाहिए। कहाँ से, जो डिफरेंट लेबर लॉज हमारे बने हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले, हमें उन्हें समझना होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना होगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी डुप्लीकेशंस है, जो कहीं ना कहीं चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, उनको हमें रिमूव करना है। जो अस्पष्टताएं हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। और एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए वर्कर या लेबर की, ठीक है। और ये कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग ट्रेड यूनियंस के, उनके साथ बात करनी होगी और इस तरीके के रिफॉर्म्स के ऊपर थोड़ा सोचना विचार करना होगा कि हम इस तरीके के रिफॉर्म्स लाएं। अब गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं काफ़ी गवर्नमेंट डिसइंटरेस्टेड रहती है इन तरीकों, इन चीज़ों को सोचने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लेबर रिफॉर्म्स ऐसे रिफॉर्म्स हैं इंडिया में जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये मतलब अगर आप लेबर रिफॉर्म्स लेकर आओगे तो इससे कोई तूफान खड़ा हो सकता है, मतलब लोग भड़क सकते हैं अगर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम बोल सकते हैं कि ये एक तूफान भी लेके आ सकते हैं, ग्रेट अपहीवल लेके आ सकते हैं, इससे सीरियस पॉलिटिकल फॉलआउट्स हो सकते हैं। इसीलिए इसको कोई भी गवर्नमेंट स्टार्ट ही नहीं करना चाहती, कोई भी इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको अपनी सरकार का डर लगने लगता है। तो अंटिल अब ऐसा टाइम आ गया है, अंटिल मतलब टाइम था कि लोगों ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी गवर्नमेंट्स बनी, उन्होंने इन तरीके के रिफॉर्म्स को डिले किया, इनके ऊपर बात नहीं की। एंड अभी करेक्ट वे है कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी होगी इन लेबर लॉज की। और उसी तरीके से एट द सेम टाइम हमें अपने दिमाग में रखना होगा कि हमें कोई भी लेबर का इन्वायरमेंट इसके अंदर चेंज नहीं करना है, जो प्रेजेंट लेवल का प्रोटेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है मल्टीपल ट्रेड यूनियंस में। हमें यहाँ पे खाली और खाली जो बेनिफिट्स हैं रिफॉर्म्स के वो लाने हैं, ठीक है, ताकि रिफॉर्म्स को ब्लेम ना कर सके कोई भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेस, ठीक है। कोड ऑन वेजेस क्या है ये, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन वेजेस 2019, ये क्या चीज़ है समझते हैं। देखो हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को फोकस करते हुए पार्लियामेंट ने कोड ऑन वेजेस 2019 का एक्ट पास किया, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें जो वेज एंड बोनस पेमेंट है सारे एम्प्लॉयमेंट्स की, उनको क्या करना है, रेगुलेट करके रखना है। चाहे कोई इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह होगी, उसके अंदर ये वेजेस एंड पेमेंट, बोनस का पेमेंट जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा। और कोड ने 4 लॉ को भी रिप्लेस किया। कौन कौन से लॉ थे, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिमंडरेशन एक्ट 1976। और इसके मेन फीचर्स क्या थे कोड के, ठीक है। सबसे पहले तो ये कोड सारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं वेज रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सच एज रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड। और स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले पाएंगे फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट्स। तो वेजेस के अंदर हमारी सैलरी, अलाउंसेस या किसी प्रकार का कंपोनेंट जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड बोनस, बट इसके अंदर बोनस नहीं इंक्लूड होगा जो कि एम्प्लॉयज़ या किसी ट्रैवलिंग अलाउंसेस को मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक और, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ फ्लोर वेज। क्या है ये फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। फ्लोर वेज क्या होता है, फ्लोर वेज का मतलब है कि कोड के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज फिक्स करेगी ताकि वर्कर्स को एक लिविंग स्टैंडर्ड्स में लेकर आ सके। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम डिफरेंट फ्लोर वेजेस को सेट करेंगे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फ्लोर वेज को फिक्स करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस लेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगी, देन ही वो कोई फ्लोर वेज क्या करेगी, फिक्स कर पाएगी। जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किए जाएंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो मिनिमम वेज हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो ज़्यादा होने चाहिए फ्लोर बेस से, मतलब फ्लोर बेस कम होना चाहिए, मिनिमम वेजेस ज़्यादा होने चाहिए। और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मिनिमम वेज फिक्स किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो ज़्यादा हैं दैन दी फ्लोर वेज, तो उनको मिनिमम वेजेस को रिड्यूस कर देना। अगर फ्लोर वेजेस ज़्यादा है तो मिनिमम वेजेस को रिड्यूस कर दो, अगर मिनिमम वेजेस ज़्यादा है तो फ्लोर वेजेस को रिड्यूस कर दो, इस तरीके से।
उसके बाद आते हैं फिक्सिंग मिनिमम वेज। फिक्सिंग मिनिमम वेज क्या चीज़ है इसको समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ना इनको लिखा नहीं है, तभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिक्सिंग मिनिमम वेज, मिनिमम वेज WAGE, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये कोड है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस। मतलब जितना गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखा है किसी लेबर के लिए उतना ही आप उसको दोगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस बताएगी कि इतने मिनिमम वेजेस होंगे वर्कर्स के, एंड ये होगा टाइम और नंबर ऑफ पीसीज प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मिनिमम वेजेस को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज और रिव्यू करेंगी, ठीक है, 5 ईयर्स के अंदर अंदर। जब भी वो फिक्स करेंगे मिनिमम वेजेस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत से फैक्टर्स को देखेंगी, जैसे वर्कर्स की स्किल क्या है, डिफ़िकल्टी कितनी है काम करने में, ठीक है। वर्कर्स को डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो ज़्यादा वेजेस मिलने चाहिए, इस तरीके से। अब नेक्स्ट टाइम आता है इशू ऑफ ओवर टाइम। ये आपने पर्सनली भी फील किया होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कई लोगों से ओवर टाइम करवा देते हैं, ठीक है। मतलब उनका काम है 8 घंटे काम करना, बट ओवर टाइम भी करवा देते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर रहे हैं कि इतना ही टाइम जो है एक टाइपिकल वर्किंग डे को होना चाहिए 8 घंटे, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉयर एक अपने डे से ज़्यादा काम करता है, मतलब 8 घंटे अगर उसको बोला था तो वो 10 घंटे काम कर रहा है, तो उसको ओवर टाइम वेज भी मिलना चाहिए, मतलब जो कि ट्वाइस होगा नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस से, ठीक है। उसके बाद अगर चले हम नेक्स्ट पे, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एंड डिडक्शंस। देखो वेजेस किस तरीके से दिए जाएंगे। वेजेस को आप कॉइन्स की फॉर्म में, करेंसी नोट की फॉर्म में, चेक की फॉर्म में, ठीक है, बैंक को क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिस भी तरीके से देना चाहो यू कैन पे, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है वो एक वेज पीरियड फिक्स करेगा, ठीक है। डेली देना चाहे तो डेली दे दे, वीकली देना चाहे वीकली दे दे, फोर्टनाइटली, मंथली, इस तरीके से वेजेस दिए जा सकते हैं। बट कोड के अंदर बोला गया कि कोई भी एम्प्लॉयर वेजेस को, अगर कोई भी एम्प्लॉयर वेजेस भी आप डिडक्ट कर सकते हो। मान लो किसी की वेजेस जो हैं अगर आपको काटना हो, ठीक है, तो आप किस बेसिस पे काट सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो हमें जो है देखो, अगर किसी के वेजेस 500 है पर डे, तो वो उस दिन नहीं आया तो आप उसके काट सकते हो वेजेस, ठीक है, डिडक्शन कर सकते हो। बट किसके अकॉर्डिंग, फाइन के तौर पे, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, आप ड्यूटी पे नहीं आए, कोई भी कारण से, ठीक है, तो ये डिडक्शन जो है आप जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर की जो सैलरी है उसका टोटल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। अब देखो सारे एम्प्लॉयर्स जिनके वेजेस जो हैं उनकी स्पेसिफिक मंथली अमाउंट से ज़्यादा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि उनको आप एनुअली बोनस दोगे, मतलब साल में एक बार बोनस दोगे। बोनस कितना होगा, एटलीस्ट 8.33% आपके वेजेस का होगा, 100 विच एवर इज़ हायर। इन एडिशन जो एम्प्लॉयर है उसको एक पार्ट दिया जाएगा, किसका, ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी एम्प्लॉयर्स ने जो भी बेनिफिट कमाया पूरे साल में वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं मैक्सिमम बोनस 20% का दिया जाएगा उसके एनुअल वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बात हुई। देखो इस कोड के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको बोला गया कि कोई किसी भी प्रकार का वुमेन और मैन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके वेजेस, उनके रिक्रूटमेंट के अंदर, ठीक है। अगर वो सेम तरीके का काम करते हैं तो उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। तो एक सिमिलर नेचर को डिफाइन करते हैं एज अ वर्क फॉर विच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक जैसी कर रहे हैं तो उनको एक जैसा ही जो है पैसा मिलना चाहिए। फिर आता है एडवाइजरी बोर्ड एंड ऑफेंसेस। एडवाइजरी बोर्ड एंड ऑफेंसेस क्या है, देखो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट पर्सन, 5 रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट गवर्नमेंट के। उसी तरीके से स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बना है जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ एंड इंडिपेंडेंट पर्सन है। फर्दर 1/3 जो टोटल मेंबर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से आते हैं, वो कौन होंगी, वुमेन्स होंगी।
बोर्ड में क्या बोर्ड का काम होगा, बोर्ड कहीं ना कहीं जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करेंगे वेरियस इश्यूज़ में कि हमें कितना वेजेस रखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा वुमेन के लिए बढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कोड है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या पेनल्टीज़ होनी चाहिए अगर कोई गुनाह करे, कोई एम्प्लॉयर गुनाह करे, सच एज पेइंग लेस देन ड्यू वेजेस, अगर उसको पूरा मतलब इतना वेजेस सिलेक्ट किया था उससे कम दे, या फिर अगर कोई भी पर्सन इस कोड को के अगेंस्ट काम करे, कॉन्ट्रीवीन करे इसको। पेनल्टीज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, पेनल्टीज़ जो हैं वो वेरी कर सकती हैं ऑफेंस के नेचर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो इम्प्रिजन्ड की, मैक्सिमम पेनल्टी क्या है कि हम उसको जेल में डाल सकते हैं 3 मंथ के लिए, और फाइन भी लग सकता है उसको 1 लाख रुपीज़ का अगर उसने क्या किया है, कोड के प्रोविजंस को के अगेंस्ट काम किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़ आती है चैलेंजेस इन इंडिया सिक्योरिटी कोड। ये आप खुद पढ़ लेना, कोई मुझे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, बट मुझे यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी है मैं आपको वो पढ़ा देती हूँ। लेबर फोर्स, ठीक है, और वर्क फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये मुझे लगा यहाँ पे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ा देती हूँ। लेबर फोर्स मतलब नंबर ऑफ पर्सन जो कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं या काम करने की ख्वाहिश है उनकी, विलिंग टू वर्क। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे जो काम करना चाहते हैं, विलिंग वाले लोग डब्ल्यू में नहीं आएंगे, ठीक है, विलिंग वाले लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, विलिंग वाले यहाँ ऊपर आएंगे लेबर फोर्स के अंदर, राइट। उसके बाद आपका एक और है गिग वर्कर्स। देखो यहाँ पे कोई स्टोरी लिखी हुई है, कोई इशू लिखा हुआ है, वैसे हमें इशू से कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा पढ़ना है कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 मिनट, तो क्या होते हैं गिग वर्कर्स उनको समझ लेते हैं ज़रा। देखो गिग वर्कर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स होते हैं, या आप उनको ऑन कॉल वर्कर्स बोल सकते हो, और सबसे बेस्ट वर्ड टेम्पररी वर्कर्स। इससे सीधा क्लियर हो रहा है कि गिग वर्कर्स ऐसे वर्कर जो कि टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, जिनको सीधा कॉल पे बुला लिया जाता है, उनका कोई परमानेंट काम नहीं होता है, शॉर्टेज पड़ रही है तो उनको उस समय पे बुला लिया। गिग वर्कर्स जो है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, चलो ऊपर, ठीक है, गिग वर्कर्स एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट्स विद ऑन डिमांड कंपनीज। ओके गिग वर्कर्स क्या करते हैं, चलो ऊपर यहाँ पे दिख रहा ही नहीं है। सो गिग वर्कर्स जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर करते हैं, ऑन डिमांड के ऊपर, कंपनीज की डिमांड पे गिग वर्कर्स आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनी क्लाइंट्स को टेम्पररी टाइम के लिए। तो ये गिग वर्कर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, काम करवाते हैं एंड चले जाते हैं। दीज आर नोन एज गिग वर्कर्स। एंड आई होप इतना ही था आज का हमारा सेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।